गीता की शादी अमरेश से हुई थी। अमरेश एक दकियानूस परिवार से ताल्लुक़ रखता था। अमरेश के पिता बहुत ही रूढ़िवादी विचारों के थे और उनके हिसाब से परिवार में बेटे को जन्म नहीं लेना चाहिए। वह सिर्फ परिवार का बोझ बढ़ाती है। परिवार तो बेटों से चलता है। अमरेश के पिताजी ने अपने माता पिता के कहने पर अपनी पत्नी यानी कि अमरेश की माँ का कई बार अबॉर्शन करवाया था, क्योंकि उनके गर्भ में बेटी थी और उन्हें बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए अमरेश अपने माता पिता की इकलौती औलाद था, क्योंकि अमरेश से पहले उसकी माँ के इतने अबॉर्शन हो चुके थे कि अमरेश के पैदा होने के बाद उन्हें दूसरी संतान कभी हुई ही नहीं। अमरेश की माँ ऐसा कभी नहीं चाहती थी, पर अपने पति के दबाव में और सास ससुर के दबाव में उन्हें यह सब कुछ करना ही पड़ा। अमरेश अपने परिवार के साथ पल बढ़कर अपने पिता के साथ रहकर बिल्कुल अपने पिता जैसा हो गया था। उसकी भी सोच यही थी कि लड़कियां घरों पर बोझ होती हैं, इसलिए लड़कियों को जन्म नहीं लेना चाहिए। अमरेश की माँ को पता था जो कुछ उन्होंने झेला है, शायद अब वही कुछ उनकी बहू गीता को भी झेलना पड़े। गीता गर्भवती थी और अमरेश और उसके पिता ने गीता के गर्भ की जांच कराने की सोच रखी थी। गीता को बिल्कुल भी मन नहीं था कि उसके गर्भ की जांच हो। वह बहुत रो रही थी। वह अपनी सास के पास गई कि शायद वह उसकी मदद करेंगी, लेकिन वह तो खुद ही पीड़ित थी और उन्होंने बोला, मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मैं तो अपनी खुद की मदद भी नहीं कर पाई थी। 4 बार मेरी संतान को मेरी कोख में ही मार डाला गया, क्योंकि वह बेटियां थी और उसके बाद अमरेश ने जन्म लिया। फिर मैं कभी माँ भी नहीं बन पाई और शायद अब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो। मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाई, पर अगर तुम कुछ कर पाओ तो शायद तुम अपनी संतान को बचा पाओगी, या फिर ईश्वर से मनाओ कि तुम्हारे गर्भ में बेटा ही हो। गीता को समझ में आ चुका था कि उसकी सास की उसके ससुराल में कोई औकात नहीं। सब कुछ उसके ससुर और उसके पति अमरेश के हाथों में है। गीता ने अपने मायके में भी बात की, लेकिन उनका भी यही कहना था कि अब तेरी शादी हो गई है तो तेरी ज़िंदगी का फैसला तू और तेरे ससुराल वाले ही ले सकते हैं। हम इसमें क्या बोल सकते हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर तू कहाँ जाएगी, रहना तो तुझे उसी घर में है। यह बात गीता भी जानती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और आखिर उसे अमरेश के साथ अपनी गर्भ की जांच के लिए जाना ही पड़ा। और फिर जिसका डर था वही हुआ। गीता के गर्भ में लड़की थी। गीता ने बहुत कोशिश की कि उसका गर्भपात ना हो, लेकिन अमरेश और उसके पिता ने जबरन गीता का गर्भपात करवा दिया। गीता की सास ने भी अपने पति और बेटे से बोला कि ज़माना बदल चुका है, तुम लोग बेटियों को बोझ क्यों मानते हो। अगर बेटियां नहीं होंगी तो बेटे कहाँ से आएंगे। इस पर अमरेश और उसके पिता का कहना था, तो हम कब कह रहे हैं कि बेटियां नहीं होंगी। बस बेटियां हमारे घर में नहीं होंगी और हमारे घर के बेटे तो दूसरे के घर की बेटियों से आएंगे ना। बेशर्मी से कहकर निकल गए थे अमरेश और उसके पिता। गीता की सास ने गीता से बोला, वह कुछ नहीं कर सकती। गीता को भी यह सब कुछ झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस घटिया परिवार की यह रीत सदियों से चली आ रही है। तभी तो शायद इस परिवार में कभी कोई लड़की नहीं रही। शायद पहले जब गर्भ की जांच नहीं होती थी तो इन लोगों ने पैदा होने के बाद लड़कियों को मारा होगा। तभी तो दूर दूर तक हमारे खानदान में बेटियों का नामो निशान नहीं है। अमरेश और गीता की शादी को लगभग 4 साल बीत चुके थे और इस बीच गीता के 3 अबॉर्शन हो चुका था। गीता अंदर से टूट चुकी थी और वह ईश्वर से दिन रात मनाती थी कि उसे एक बेटा दे दे, ताकि बार बार गर्भपात के पाप से वह बच सके। लेकिन साथ ही साथ उसे यह दर्द भी होता था कि क्यों नहीं वह एक बेटी को पैदा कर सकती है। इतनी असहाय क्यों हो जाती हैं औरतें। खैर, अब चौथी बार गीता गर्भवती थी। गीता और उसकी सास बस ईश्वर से यही दुआ कर रही थी कि इस बार गीता के गर्भ में बेटा हो। और अमरेश गीता के गर्भ की जांच के लिए उसे लेकर गया था। गर्भ की जांच हो चुकी थी। गीता डरी हुई थी कि पता नहीं इस बार उसके साथ और उसके बच्चे के साथ क्या होगा। डॉक्टर ने बोला, गीता के गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। अमरेश ने सबसे पहला सवाल किया, बेटी है या बेटा, और अगर बेटियां हैं तो आज का आज अबॉर्शन करके उन्हें हटाओ। डॉक्टर ने बोला, बेटी तो है पर हम अबॉर्शन नहीं कर सकते। गीता रोने लगी और सोचने लगी, एक बार फिर उसके कोख में ही उसकी बेटी की जान ले ली जाएगी। अमरेश ने बोला, अबॉर्शन क्यों नहीं कर सकते। डॉक्टर ने बोला, क्योंकि गर्भ में एक बेटी और एक बेटा है। अब अगर अबॉर्शन करना है तो आपके बेटे और बेटी दोनों का करना पड़ेगा, और अगर बच्चों को जन्म देना है तो दोनों बच्चों को जन्म देना होगा। अमरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ तो उसे बेटा होने की खुशी थी और दूसरी तरफ गीता के घर में एक बेटी थी जिसकी उसे कोई खुशी नहीं थी। उस वक्त अमरेश गीता को लेकर घर आ गया और अपने माँ बाप को सारी बात बताई। अमरेश के पिता ने बोला, अगर गीता इन बच्चों को पैदा करती है
तो हमारे खानदान की परंपरा टूट जाएगी। आज तक हमारे खानदान में किसी ने बेटी को जन्म नहीं दिया है, और अगर हम अबॉर्शन करवाते हैं तो हमारा वंश चला जाएगा। या किस दुविधा में ईश्वर ने हमें डाल दिया है। हम अपने हाथों से अपने वंश को कैसे मार सकते हैं। गीता की सास गीता को सांत्वना दे रही थी और बोल रही थी, यह ईश्वर का ही चमत्कार है कि उन्होंने तेरी बेटी की रक्षा के लिए तेरी कोख में एक बेटा भी डाल दिया है। अब देखना यह दोनों स्वार्थी मर्द कैसे अपने बेटे को बचाने के लिए तेरी बेटी को भी इस दुनिया में लेकर आएंगे, और बस वह इस धरती पर आ जाए, फिर तो कुछ दिनों में खुद ही उस बच्ची से सबको लगाव हो जाएगा। गीता भी मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी। ईश्वर ने उसके साथ इतना बड़ा चमत्कार जो कर दिया था। खैर, अमरेश और उसके पिता को समझ में आ चुका था कि इस बार अबॉर्शन नहीं हो सकता, वरना उनके बेटे का भी अंत हो जाएगा। और गीता की कोख में बेटा है, इस वजह से गर्भावस्था में गीता का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा था ताकि उनका बेटा स्वस्थ पैदा हो, जिसकी वजह से गीता ने एक स्वस्थ बेटे और बेटी को जन्म दिया। गीता बहुत खुश थी। उसकी बेटी भी धरती पर आ चुकी है और अब वह एक बेटा और एक बेटी दोनों की माँ है। और उसने सोच लिया था कि वह अपने बेटे को उसके बाप और दादा की तरह संस्कार नहीं देगी, बल्कि उसे लड़कियों की इज्जत करना सिखाएगी। वह इस खानदान की परंपरा को बदल कर रखेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। गीता की बेटी सौंदर्या और बेटा नक्षत्र बड़े हो रहे थे। नक्षत्र अपने पापा और दादा के साथ ज़्यादा रहता था और बिल्कुल उनके जैसा ही होता जा रहा था। पापा और दादा नक्षत्र को अपने खानदानी पुरुषों की तरह जिद्दी और अड़ियल बनाते जा रहे थे। और बेटी सौंदर्या, वह काफ़ी सीधी सादी थी। उसे तो पापा और दादा का प्यार कभी मिला ही नहीं। हाँ, पर दादी और माँ का पूरा प्यार मिला। वह अपनी मम्मी और दादी से अक्सर सवाल किया करती थी कि पापा और दादा उससे प्यार क्यों नहीं करते, जबकि नक्षत्र से वह इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके मासूम सवालों का उसकी मम्मी और दादी के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे सौंदर्या को समझ में आने लगा था कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, उसका लड़की होना। बात बात पर उसके पापा और दादा सौंदर्या को यह ताना मारने से नहीं चूकते थे कि वह अपने भाई नक्षत्र की वजह से इस दुनिया में है, वरना वह इस दुनिया में होती ही नहीं। और अब तो नक्षत्र भी अपने पापा और दादा के नक्शे कदम पर चलने लगा था और अपनी बहन को बात बात पर ताना मारने लगा था कि वह उसकी वजह से इस दुनिया में है, वरना वह इस दुनिया में होती ही नहीं। यह सब बातें सुनकर सौंदर्या बहुत दुखी होती थी और अपनी दादी से बोलती थी, क्या दादी, मैं नक्षत्र की वजह से इस दुनिया में हूँ, वरना मैं इस दुनिया में नहीं होती। उसकी दादी उसे समझाती थी, नहीं बेटा, तू अपनी किस्मत की वजह से इस दुनिया में है, क्योंकि तेरा इस दुनिया में आना लिखा था। और इस दुनिया में ईश्वर की मर्जी से ही कोई आता है और कोई जाता है। कोई किसी और के एहसान से इस दुनिया में नहीं रहता। सौंदर्या की दादी और उसकी माँ उसे भरपूर प्यार देती थी, लेकिन उसके पापा, दादा और उसका भाई नक्षत्र उसका दिल दुखाने से कभी भी बाज नहीं आते थे। उसके पापा और दादा की नज़रों में तो सौंदर्या वह लड़की थी जिसकी वजह से उनके खानदान की परंपरा टूट गई थी, और यह उनके लिए शर्मिंदगी की बात थी। खैर, वक्त बीत रहा था और सौंदर्या और नक्षत्र अब 17 साल के हो चुके थे और कॉलेज में पढ़ते थे। सौंदर्या पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान देती थी और उसकी माँ ने सोच रखा था कि वह अपनी बेटी को इस काबिल बनाएगी कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ताकि अमरेश जैसे पुरुषों का वर्चस्व उसके ऊपर ना चल पाए और वह अपने फैसले खुद ले सके। वहीं अमरेश और उसके पिता चाहते थे कि सौंदर्या के 18 साल के होते ही उसकी शादी करके उसे इस घर से विदा कर दिया जाए। लड़कियों का बोझ जितना जल्दी सर से उतर जाए उतना ही अच्छा होता है। लेकिन गीता और सौंदर्या की दादी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि सबकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा तूफान अमरेश के परिवार पर आ जाएगा और इस तरह से सब कुछ बिखर जाएगा। एक दिन एकाएक नक्षत्र की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पूरी जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने बोला, पता नहीं कैसे इतनी कम उम्र में नक्षत्र की दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी हैं। सुनकर घर में सब परेशान हो गए। यह कैसा तूफान आ गया था घर में। नक्षत्र के माँ बाप, दादा दादी सब तैयार थे नक्षत्र को अपनी किडनी देने के लिए, लेकिन नक्षत्र के मम्मी पापा और दादी तीनों को ही बीपी शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से वह किडनी डोनेट नहीं कर सकते थे और चाहकर भी अपने बेटे को किडनी नहीं दे सकते थे। अमरेश के पिता यानी कि नक्षत्र के दादा, वह हार्ट पेशेंट थे, तो वह भी अपनी किडनी नक्षत्र को नहीं दे सकते थे। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सौंदर्या अभी 18 साल की हुई नहीं थी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी अपनी किडनी डोनेट नहीं कर सकते, मतलब कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अमरेश ने डॉक्टर से बोल दिया था
कुछ भी करके किडनी का इंतज़ाम कीजिए। जितने पैसे लगेंगे, जो होगा, हम सब करने को तैयार हैं। बस हमारा बेटा ठीक कर दीजिए। आप हर हॉस्पिटल में पता कीजिए, कहीं से तो किडनी का इंतज़ाम हो सकता है। नक्षत्र हमारा इकलौता बेटा है, हम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। नक्षत्र की हालत ठीक नहीं थी और जल्दी से जल्दी उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करना ही उसे बचाने का एकमात्र उपाय था। सौंदर्या भी इन सब से बहुत परेशान थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके भाई के साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। सौंदर्या से अपनी माँ का रोना देखा नहीं जाता था और वह बोलती थी, माँ आप चिंता मत करो, भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी माँ और दादी बस एक ही बात बोलती थी, यह सब कुछ तेरे पापा और दादा के बुरे कर्मों का फल है, जो आज हम सब भोग रहे हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन सौंदर्या कॉलेज गई हुई थी कि उसकी माँ का फ़ोन आया कि नक्षत्र की हालत ठीक नहीं है, तो जल्दी से अस्पताल आ जा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ईश्वर यह कैसा दिन दिखा रहा है। सौंदर्या भी परेशान थी और वह बोली, माँ तुम परेशान मत हो, मैं तुरंत ही अस्पताल के लिए निकल रही हूँ। और सौंदर्या तेज कदमों से कॉलेज से बाहर निकलने लगी। बहुत घबराई हुई थी वह। उधर अस्पताल में अमरीश से अचानक डॉक्टर ने बोला, किडनी का इंतज़ाम हो गया है और किडनी नक्षत्र की किडनी से मैच भी कर रही है। साथ में दोनों किडनियों का इंतज़ाम हो गया है। बस अब जल्दी से हम नक्षत्र का ऑपरेशन करेंगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसने नक्षत्र के लिए अपनी किडनी डोनेट की है। डॉक्टर ने बोला, दूसरे अस्पताल से किडनी आई है, हमने हर अस्पताल में नक्षत्र के लिए बोल रखा था। यह सब डिटेल्स आप बाद में पता करते रहिएगा, पहले हम नक्षत्र का ऑपरेशन करते हैं। और डॉक्टर नक्षत्र का ऑपरेशन करने लगे कि तभी अचानक अमरीश के पास फ़ोन आया और किसी ने बोला, आपकी बेटी सौंदर्या का एक्सीडेंट हो गया है और वह कॉलेज के पास वाले अस्पताल में है। अमरीश ने बोला, हम देखते हैं। और फिर उसने गुस्से में गीता से बोला, एक तो इधर मेरा बेटा नक्षत्र जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उधर तुम्हारी उस पागल मनहूस बेटी को और कोई काम नहीं है। इसी वक्त उसे अपना भी एक्सीडेंट करना था, जाकर देखो उसे, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। मेरे बेटे की इतनी सीरियस हालत है और उधर वह मनहूस हाथ पैर तुड़वा कर बैठ गई होगी। घर में एक मुसीबत कम थी क्या, जो जानबूझकर दूसरी मुसीबत ले आई। अभी पहले हमारे बेटे नक्षत्र को हमारी ज़रूरत है, पड़े रहने दो उसे अस्पताल में, मैं किसी को भेज दूंगा, जाकर देख लेगा उसे। वैसे भी हमारे किसी काम की तो है नहीं। अब मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, तो हमारा ध्यान भटकाने के लिए यह नया कांड कर लिया। गीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। एक तरफ उसका बेटा नक्षत्र ज़िंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ था, दूसरी तरफ उसकी बेटी सौंदर्या पता नहीं किस हालत में थी, क्योंकि फ़ोन करके उन्हें बस इतना ही बताया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। गीता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह नक्षत्र के पास रुके या सौंदर्या के पास जाए। गीता और उसकी सास बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुके थे। एक तरफ बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, उसका इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, दूसरी तरफ बेटी अस्पताल में थी। नक्षत्र के पिता और दादा को तो सौंदर्या की कोई फिक्र नहीं थी, वह तो सिर्फ नक्षत्र की सलामी के लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन गीता और उसकी सास दोनों बच्चों के लिए दुआएं मांग रही थीं। थोड़ी देर के बाद नक्षत्र का ऑपरेशन सही सलामत से हो गया और नक्षत्र अब खतरे से बाहर था। अब गीता और अमरीश और उसके माता पिता ने थोड़ी राहत की सांस ली कि तभी गीता का ध्यान गया सौंदर्या पर। नक्षत्र की तबीयत की वजह से वह इतना घबरा गई थी कि सौंदर्या का उसे ध्यान ही नहीं रहा था। अब गीता को टेंशन होने लगी। उसने सौंदर्या के फ़ोन पर फ़ोन लगाया, लेकिन सौंदर्या का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। गीता से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह दौड़ती हुई सौंदर्या के पास अस्पताल की तरफ भागी। वहां पहुंचकर गीता ने सौंदर्या के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला सौंदर्या का काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और वह अब इस दुनिया में नहीं रही। सुनकर गीता हैरान हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, सौंदर्या उसे छोड़कर कैसे जा सकती है। और उसने बोला, एक मामूली एक्सीडेंट से उसकी बेटी ऐसे कैसे उसे छोड़कर जा सकती है। तब तक डॉक्टर आ चुके थे। उन्होंने बोला, कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, सौंदर्या बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। उसे शायद समझ में आ गया था कि वह नहीं बचने वाली, इसलिए उसने अपनी मौत से पहले अपने सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए। उसने मरने से पहले ऑर्गन डोनेशन के फॉर्म पर साइन कर दिया और साथ ही साथ अपनी दोनों किडनी अपने भाई नक्षत्र को डोनेट करने की बात कही और बोला कि मैं उसकी जुड़वा बहन हूँ, मेरी किडनी तो 100% उससे मैच करेगी ही करेगी, इसलिए मेरी दोनों किडनी मेरे भाई नक्षत्र को दे दी जाए। सुनकर गीता हैरान रह गई। मतलब नक्षत्र को जो किडनी लगी थी वह सौंदर्या की थी। सौंदर्या ने मरते मरते भी अपने भाई को बचा लिया था। गीता का दिमाग काम नहीं कर रहा था। यह कौन सा तूफान उसके घर में आ गया था। अभी कुछ देर पहले तक उसका बेटा नक्षत्र जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और अभी उसकी बेटी सौंदर्या इस दुनिया से चली गई अपने भाई को जीवनदान देकर।
उसे अस्पताल लेकर आने वाले व्यक्ति ने बताया कि सौंदर्या बहुत घबराई हुई थी। शायद वह किसी टेंशन में थी और बिना देखे रोड पर चल रही थी कि सामने से आ रही बस ने उसे ठोकर मार दी और वह ज़मीन पर गिर पड़ी। आसपास के लोगों ने उसे उठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सौंदर्या बेहोश हो चुकी थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। काफ़ी खून बह रहा था। डॉक्टर ने सौंदर्या का सामान गीता के हवाले कर दिया। गीता ने रोते रोते फ़ोन करके अमरेश और बाकी परिवार वालों को सौंदर्या के बारे में बता दिया। सुनकर सब हैरान हो गए। यह अचानक यह सब कैसे हो गया? एक तरफ उनका बेटा जो अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकला और दूसरी तरफ उनकी वह अनचाही बेटी जो उनके जान से प्यारे बेटे को जीवन दान देकर चली गई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सौंदर्या का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सौंदर्या के पिता और दादा के पास अब उसे कोसने के लिए कुछ नहीं बचा था। गीता बेसुध पड़ी हुई थी। एक तरफ बेटे का जीवन बच जाने की खुशी थी तो दूसरी तरफ बेटी के चले जाने का गम। अमरेश और उसके पिता सोच भी नहीं सकते थे कि उनके वंश को जीवन दान उनकी वही संतान देगी जिसे वह दोनों इस धरती पर लाना ही नहीं चाहते थे। महीना भर बीत चुका था। नक्षत्र अब काफ़ी ठीक हो चुका था। उसे भी पता चल चुका था कि आज वह सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन सौंदर्या की वजह से जीवित है। अमरेश बार बार सौंदर्या को याद करके भावुक हो जाता था और सोचता था कोई खुशी नहीं दे पाया वह अपनी बेटी को और उसकी बेटी ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। आज अमरेश ने सौंदर्या का फ़ोन ऑन किया था उसकी कुछ फ़ोटो देखने के लिए, क्योंकि वह खुद तो अपने फ़ोन में उसकी कोई फ़ोटो कभी रखता ही नहीं था कि तभी सौंदर्या के फ़ोन में अमरेश को एक वीडियो मिला जिसे अमरेश ने खोल दिया। सौंदर्या की आवाज़ सुनकर सब लोग फ़ोन के आसपास आ गए। शायद यह वीडियो सौंदर्या का आखिरी वीडियो था। उसने किसी की मदद से शायद इसे अस्पताल में बनाया था। सौंदर्या वीडियो में बोल रही थी, मम्मी, दादी, मैं आप दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे समझ में आ चुका है मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। शायद पापा और दादा के दिल को अब सुकून मिल जाए, क्योंकि उन्होंने तो कभी नहीं चाहा था ना कि मैं इस दुनिया में आऊँ, लेकिन उनके बेटे की वजह से मैं इस दुनिया में आ गई थी। ज़िंदगी भर पापा और दादा ने मुझे यही ताना मारा था ना कि मैं उनके बेटे की वजह से इस दुनिया में हूँ। लेकिन पापा, आज मैं ऐसा इंतज़ाम करके जा रही हूँ ना कि अब आप यह बोलोगे कि आपका बेटा, आपका वंश, आपकी बेटी की वजह से इस दुनिया में है। और वीडियो बंद हो गई। शायद सौंदर्या का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था या फिर वह खुद धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही थी। यह वीडियो देखकर अमरेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोलने लगा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैं जीते जी तेरी कद्र नहीं कर पाया, लेकिन तू मुझे मेरी नाकदरी की इतनी बड़ी सज़ा देकर क्यों चली गई। नक्षत्र भी अब यह सब सुनकर रो रहा था और बोल रहा था, सही तो बोल रही थी सौंदर्या, पापा, उसकी वजह से ही तो मैं इस दुनिया में हूँ ना। और सब एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, क्योंकि जब उन्हें बेटियों की कद्र हुई, उनकी बेटी ही इस दुनिया से जा चुकी थी। और शायद उन्हें बेटी की कद्र ही इसलिए हुई कि उनकी बेटी ने उनके बेटे की जान बचाई थी।